वरना मोबाइल महा झूठ बोलने की मशीन है ये। इस मोबाइल पे प्रताप भाई अचानक कोई आदमी फोन पे आप बात करते हुए देखो, अगर फोन पे बात करते हुए किसी व्यक्ति का दीप अचानक स्वर मीठा हो जाए तो समझ लेना सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। सडनली हेलो, नो 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 नो, आई एम इन अ फंक्शन, नो मिलता हूं ना बाद में, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इतना मिठास, इतनी प्यार, इतनी अंग्रेजी। और जितनी महिलाएं यहां बैठी है ये मेरी बात को समझेंगी, खुद की स्त्री से जब आदमी बात करता है, खुद ही समझ रहे हैं मन में कि अब क्या आने वाला है। खुद की स्त्री से जब बात करता है प्रताप भाई आदमी, तो मिठास तो छोड़िए, भाषा छोड़िए, एक शब्द बोलता है वो भी दो दो बार, हेलो हेलो, हाँ हाँ, दुकान पे खा लिया, फोन रख। पूरा वाक्य भी नहीं बोलता। तब मैंने कहीं लिखा था कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, एक निवेदन और है, अगर ये स्क्रीन बंद कर सको, सब मेरी तरफ देखो, स्क्रीन बंद करवा दो आप। ये लाइव चल रहा है ना, इसको बंद कर दो, स्क्रीन ऑफ कर दो, इधर देखो सब। हाँ, ये देखो आप, क्योंकि भाई सुनो, जीवन में सुनना बहुत जरूरी है। आप लोग सिर्फ मैसेजेस पे बात करते हैं, सुनते नहीं है। सुनिया बहुत आवश्यक है, हम सुनते ही नहीं है ना। अब आप देखेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना झूठ बोलने वाली मशीन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं प्रताप भाई, हम चेहरे देख के चरित्र बदल लेते हैं। यहां पे फोन पे चेहरे देख के चरित्र बदलते हैं। हमें व्यक्तित्व नहीं चाहिए, चेहरे चाहिए। जैसे कल्पना कीजिए, मुमताज नसीम बैठी हुई है यहां पे। मुमताज नसीम का चित्र है, इनका फेसबुक अकाउंट है या इंस्टाग्राम अकाउंट है, हाँ। इनका चित्र लगा हुआ है, चित्र इनका है, नाम भी इनका है, और ये एक स्टेटस लिखती हैं कि आज मैं लोकल ट्रेन से बाजार गई। एक लोग लिखते हैं यहां गया, लोकल ट्रेन से बाजार गई। अब चूंकि चेहरा इनका है, इसलिए नीचे आप कमेंट्स देखना। चूंकि चेहरा इनका है, मैं लोकल ट्रेन से बाजार गई, पहला कमेंट हाउ स्वीट, दूसरा कमेंट तुम कितनी मासूम हो, हाँ। तीसरा अगली बार जाओ तो हमें भी ले जाना। आया है। अब सेम स्टेटस है कि मैं लोकल ट्रेन से बाजार गया, लेकिन चेहरा गोविंद राठी का है। स्टेटस इसने लगाया कि मैं लोकल ट्रेन से बाजार गया। अब आप कमेंट सुनना, पहला कमेंट तो, दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तुझे पैदल जाना चाहिए भिखारी की औलाद। हम चेहरा देख के चरित्र बदल लेते हैं, सिर्फ चेहरा देख के। जिनके बैठने से सोफा 16-16 सेंटीमीटर धस जाए, वो स्टेटस लिख रही है मुझे पलकों पे बिठा के रखना। हाय हाय। अब कैसे बिठाए आदमी, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी, मुझे बताओ आप। संभावना ही नहीं है, महा झूठ चल रहा है इसमें, और कुछ चल ही नहीं रहा। एक बेटा गया अपने पिताजी के पास, बोले पिताजी आप बंद कर दो, आप ये 4 दिन से आप इंस्टाग्राम पे पूजा से चैट कर रहे हो। तो पिताजी बोले क्या क्या मतलब है तेरा। बोले मतलब कुछ नहीं, मेरे ही फेक आईडी है। तो भाई साहब इसलिए इसे रख दीजिए, ये बहुत जरूरी है। आनंद लीजिए ना, जीवन में आनंद बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको इनकी तरह परेशान भी नहीं करूंगा। मैं जब से यहां पे बैठा हूं, मैं तब से मैं देख रहा हूं, कोई भले ही 5 मिनट के लिए आए, 5 मिनट में तो 2.5 मिनट तालियां मांग रहे हैं। ताली बजाओ, ताली थोड़ी कमजोर है, हाथ उठा के बजाओ। तुम्हारे पिताजी का राज चल रहा है, क्यों बजाओ भाई, माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा। बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ। सही बात, क्यों कहना। हाँ, अनाथाश्रम खोल रखा है, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, हद कर दी यार। मतलब समझ में ही नहीं आता क्यों बजाओ, क्योंकि आदत खराब है। इनकी आदत है हर 2 लाइन बाद हमें ताली मांगनी है। ये संजय झाला की शादी हुई, पहली रात को बीवी का घूंघट उठाया, प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई,
वो थोड़ा शर्मा ही बोले, शर्मा मत, ताली बजा। प्रथम रात्रि को जो ताली बजवा सकते हैं, जब से चल रहा है मतलब, और लगातार ये कहां कहां, रूस चला गया, यूक्रेन चला गया, उज्बेकिस्तान निकल गया। ये तो तब जब इसके पास पासपोर्ट नहीं है। सब इतना फेंक रहे हैं कि मुझे तान्या मित्तल की याद आ गई। इतनी फेंका फेंकी चल रही है यार, जबरदस्त, ये कर दो और वो कर दो और ऐसा। अब ये अशोक चारण की भी गलती नहीं है, भावुक हो जाता है कभी, क्या है, भावुक हो जाता है। ये वीररस के कवियों की आदत होती है, बातचीत ही ऐसे करते हैं। हाँ हूं, रात को 2 बजे इसने एकदम खड़ा हो गया, मुझे लकवा हो गया, बीमारी भी पूरे जोश में, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली और दी एक खींच के, बोले ध्यान से देख, पजामे के एक पांचे में दोनों टांग फंसा रखी है। लकवा हो गया, और ऊपर से पजामा चूड़ीदार। आप सोचो, उसमें कौमा भी हो सकता है। लकवा क्या, जोश आ जाता है ना, एकदम से जोश आ जाता है। और ये देशभक्त उसे मांगता हूं जैसे क्या, रशियन, एशियन होके रशियन। शर्म आ रही है थोड़ी, मतलब इनकी हालत देखो यार, राशन कार्ड को भी रशियन कार्ड ही पड़ रहा है आजकल। और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी तो तब हुई जब ये गोविंद राठी, अच्छा बारूद भर रहा हूं खंदक में, मेरी बीवी ऐसी, मेरी बीवी ऐसी। अरे शर्म करो, ये तो हिंदुस्तान है कि तुम जो पति हो ना, यहां पूजे जाते हैं। फॉरेन में जाओ तो दूजे ही आते हैं वहां पे। बहुत अच्छे। ये महिलाएं, भारतीय महिलाओं का सम्मान करो तुम। पत्नी ऐसी, पत्नी वैसी। ये एक साड़ी खरीदने के लिए दुकान बिखेर देती है, तुम्हें पसंद किया है इन्होंने। अरे यार, सहन नहीं होता यार मुझसे। और वो भी हमारे यहाँ की महिला है, वो तो इतनी महान है कि डब्बा हिला के बता देती है अंदर जीरा है कि राई है। इनके इंटेलिजेंस का कोई, रख दो ना मोबाइल का, करोगे क्या, किसको भेजोगे रिकॉर्डिंग भाभी जी। यहां पे आप आज में नहीं जी रहे हो, यादों को कैद करना है तो कैमरों में नहीं, दिल के कमरों में कीजिए। वाह वाह, क्या बात है। तब यादें जिंदा रहेंगी। ये बर्बाद कर दिया यूट्यूब ने, इसने उसने। हम सब इस पे, तो यहां देखो ना यार, यहां देखने का मौका कब आएगा। अब आप इतना हाथ ऊंचा करके कर रहे हो, हाथ नीचे कर लो, डिओड्रेंट नहीं लगाया होगा तो पास वाला बेहोश हो जाएगा। हाँ यार, मतलब सुनो ना, आनंद लो। मैं आनंद का आदमी हूं, मैं आपके पक्ष का आदमी हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो मैंने आसपास नहीं देखी। मैं वही बात करता हूं जिसे मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो मेरे आसपास है। मैं इनकी तरह कोई पाकिस्तान, चाइना, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कभी ना जाऊं। मैं तो गोरेगांव से यहां आ गया, वही बहुत है। मैं कभी ना जाऊं भाई साहब। नहीं नहीं, ये कोई अपन कैसे जाए वहां पे। वो भी चाइना इतना महान देश है। मैं वहां की माओं को प्रणाम करता हूं, जो स्कूल छूटने के बाद अपने बच्चे को पहचान के ले जाती हैं। आसान काम है ये कोई आसान काम थोड़ी है गोविंद। महिलाओं की बात कर रहा था। हमारे यहाँ की महिलाएं को ऑब्जर्वेशन बताता हूं आपको प्रताप भाई। हमारी माताओं का आप सम्मान करो। उनके पास जो चीज होती है दुनिया में किसी के पास नहीं होती। इंग्लैंड में, अमेरिका में, चलो कल्पना कीजिए, अमेरिका में मान लो घर में बच्चा है और उसे कोई चीज नहीं मिल रही है, मान लो रिमोट कंट्रोल नहीं मिल रहा है, और वो अपनी माँ को आवाज लगाए, मॉम आई डोंट फाइंड माई रिमोट कंट्रोल, मुझे रिमोट कंट्रोल नहीं मिल रहा है। तो माँ उधर से कहेगी आई हैव केप्ट देयर, इट मस्ट बी देयर, यू जस्ट सी एंड यू विल फाइंड इट। इंग्लैंड के अंदर वो खो जाए कि माँ मुझे रिमोट कंट्रोल नहीं मिल रहा है, तो मम्मी कहेगी इट वॉज देयर, राइट, यू हैव टू जस्ट लुक केयरफुली, ढूंढो। हिंदुस्तान में बेटा अगर आवाज दे दे कि मम्मी मुझे रिमोट कंट्रोल नहीं मिल रहा है, मां की आवाज इधर से आएगी, मैं आ गई और मुझे मिल गया। बहुत अच्छे। तो कोई कर सकता है हमारा मुकाबला? और तू कितना ही बड़ा वीर रस का कवि क्यों नहीं बन रहा अशोक चारण? हिम्मत है तो जब बीवी ने पोछा लगाया हो तब निकल के जा। हाय हाय।
भाई वाह। सारी वीरता धरी रह जाती है। आदमी ऐसे निकलता है जैसे बारूद बिछा रखा हो वहां पे। एक पुलिस कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को फोन किया, बोले साहब एक औरत ने पति का मर्डर कर दिया। बोले क्यों? बोले साहब गीले पोचे पे चल गया था। तो बोले तुमने गिरफ्तार नहीं किया? बोले नहीं, पोचा अभी सूखा कहां है। लेकिन मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं इस खाकी वर्दी को। तुम पुलिस वालों की बात कर रहे थे, आप लोग जिस तरह से खड़े हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मित्रों, पुलिस का सम्मान कीजिए, और हमें करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम लोग दिवाली पे पटाखे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये अपने परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन नहीं करते हैं। वाह वाह। हम लोग होली पर रंग इसलिए खेलते हैं क्योंकि ये अपने परिवार के साथ बैठ के होली नहीं मनाते हैं। ये किसी भी त्योहार पे अपने घरों में नहीं होते, हमारे समाज की रक्षा के लिए हमेशा अपनी ड्यूटी पे सड़कों पे होते हैं। इसलिए पुलिस का सम्मान करो, जब जो मांगे चुपचाप दे दो। अरे यार, तुम मेरी बात का गलत अर्थ लगा रहे हो। मेरे कहने का मतलब लाइसेंस, आरसी, आधार कार्ड, इंफॉर्मेशन। मजाक की बात है सर। हमें इस वर्दी का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये एकमात्र विभाग है जिसमें कभी ऑफिस में ताला नहीं लगता। 24 घंटे हमारी सेवा में रहते हैं। तब मैं एक पंक्ति से शुरुआत करता हूं। अशोक चाणक्य ने जो कहा वो विषय मेरा नहीं है, लेकिन वहां से शुरू करता हूं। मैं वीर रस का कवि नहीं हूं, मैं हास्य व्यंग का व्यक्ति हूं, करुणा का व्यक्ति हूं। लेकिन अशोक ने जब कहा, तिरंगे की आन बान शान में जो बात कही और हमारे शहीदों के लिए बात कही, तो मैं सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं साहब। हम लोग यहां बैठ के एहसास नहीं करते, वो लोग जो सीमाओं पे खड़े होते हैं, जिनकी वजह से हम मुस्कुरा रहे हैं, जिनकी वजह से हम हंस रहे हैं, जिनकी वजह से यहां आज खड़े होकर बैठ के तालियां बजा रहे हैं, जब उनके शव घरों में आते हैं तब क्या स्थिति होती है। सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, मैं इससे बेहतर कुछ लिख नहीं पाया। जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। तब एक छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूं। एक कविता, इस कविता का जो विषय है वो जब पुलवामा का अटैक हुआ और उसमें एक श्योराम करके जो सैनिक थे वो शहीद हो गए। उनकी पत्नी सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती थी। आप इस दृश्य की कल्पना कीजिए, श्योराम शहीद हो जाते हैं, सुनीता 9 माह की गर्भवती होती है। यह इसी देश में संभव है, यह इसी भारत में संभव है कि वो 9 माह की वीरांगना, 9 माह की गर्भवती वीरांगना अपने शहीद पति का जब अस्थि कलश आता है तो उस अस्थि कलश को उठाने के लिए वो 9 माह की गर्भवती पत्नी बाहर निकल आती है और वो उस कलश को उठाती है। ये वो देश है जहां एक 9 माह की गर्भवती पत्नी अपने शहीद सैनिक पति के अस्थि कलश को उठाने के लिए बाहर निकल आए। क्या बात। उस देश में, उस देश से आप ये समझिए, हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम यहां पैदा हुए। तब मैंने एक कविता लिखी और इस कविता का विषय मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि मैं उस दिन क्या कहता। बहुत बड़े अखबार हैं, दैनिक, उन्होंने मुझे फोन किया कि हम इस दिन आपकी कविता प्रथम पृष्ठ पे चाहते हैं, आप इस विषय पे क्या लिख सकते हैं। तब मैंने लिखा, मेरी पंक्तियों से जुड़ना कि मैंने क्या लिखा। आप इस दृश्य से जुड़िए। सुनीता नाम की 9 माह की गर्भवती स्त्री है, उनके सैनिक पति शहीद हो गए हैं और वो अस्थि कलश को कांधा देने निकल आई है। तब कहां से बात शुरू करता हूं कि एक किलकारी बोली नियति से। क्या बात। कौन बोल रहा है ये सुनना आप। एक किलकारी, जब बच्चा पैदा होता है ना तो किलकारी की आवाज आती है। कहां से शुरू होती है बात, ये आवाज कहां से आ रही है? एक किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, मैं कहना चाहता हूं वतन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, मैं कहना चाहता हूं वतन को। वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, मैं कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है। बात कहां से शुरू होती है?
किलकारी बोली, एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, ना भीगने दो ना इनको, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, ना कहना चाहता हूं वतन को मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है। बोल कौन रहा है समझिएगा, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, मां और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है दिखाओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। आहा आहा आहा, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है। वो जो सीना तान के राष्ट्र के लिए खड़ा हुआ, वो जो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, वो जो तिरंगे की आन हेतु अड़ा रहा, वो जिसके नेत्र ज्वाला से धधकते रहे, वो मन में जिसके शत्रु संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंकी कामरान की, वो अमृतत्व की वेदी है, वो अमृतत्व की वेदी है, न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। वाह 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 शैलेश, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। और मां तुम तो सीमा पर न गई पर तुम कितनी महान हो गई। मां तुम तो सीमा पर न गई पर तुम कितनी महान हो गई। तुम ना रही, पूरा हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें, पर वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू न छलके। अरे वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई, जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरे मां की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गौरव है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या अद्भुत बात है भाई, वाह। गौरव है मां कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का जुनून मुझ में है। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का जुनून मुझ में है। राष्ट्रभक्ति और पिता का खून मुझ में है। मां का साहस, पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ हिंदुस्तान मुझ में है। गौरव है मुझे सुनीता और शिवराम मुझ में। हाय हाय, वाह वाह वाह। सुनीता और शिवराम, ये कविता मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि ये सुनाना आवश्यक था। आवश्यक इसलिए कि इस देश में खड़े होकर सच बोलना भी बहुत आवश्यक है। और ये सच इसलिए बोलना आवश्यक है कि मुझे खुशी है कि इस देश की भाषा बदलने लगी है। आज से 10, 12, 15 बरस पहले कुछ ऐसा हुआ कि इस देश की भाषा बदली। देश को ऐसा व्यक्ति मिला जो बदली हुई भाषा में बात करता है। इस पूरी दुनिया के अंदर इतने सारे मुल्क हैं साहब, लेकिन 140 करोड़ लोगों का ये देश, और कोई आतंकवादी आके यहाँ की सड़कों पे आके बारूद भर जाए और खून बहा जाए, तब देश को भाषा बदलना जरूरी होता है। तब मेरी 4 पंक्तियां कहता हूं कि क्या हमारी भाषा होने लगी है कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है। मुझे अच्छा लगता है जब लाल किले से खड़ा होकर कोई बोलता है और इस देश की बात करता है और यह कहता है कि अब अगर किसी सीमा पार से गोली बरसी तो हमारे सैनिक को पूछना नहीं पड़ेगा कि कितनी गोलियां वापस बरसाई जाए। हाय हाय, वाह। जब ये भाषा बदलने लगे कि अमेरिका जैसे दादा की आंख में आंख मिला कि हम कह सके कि वाह तुम लगाओगे 50% टैरिफ और मान जाएंगे, ये सीना तान के बात करने की ताकत जब हमें मिलती है, तब कहता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। जो भाषा बदली है और जो बदलनी चाहिए, 140 करोड़ लोगों का यह देश पूरी दुनिया को खड़ा होकर एक बात कह दे, वो पंक्ति कह रहा हूं और आपको सौंपता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। लेकिन हमारी भाषाएं तो ऐसी हो गई, हम क्या बोलते हैं हमें यही समझ में नहीं आ रहा। मैं दिल्ली के अंदर मेट्रो में जा रहा था तो एक कलकत्ता साहब भाई साहब खड़े थे, तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी वहां पे, तो उन्होंने कहा हॉट, उसने कहा थैंक यू। अरे बोले काय का थैंक यू, दरवाजे से हॉट। हमें पता ही नहीं चलता कि हम बोल क्या रहे। अच्छा मुझे लोग भी ऐसे मिलते हैं। मैं आगरा गया, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा, बोल एक टैक्सी वाला मिला। मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा, बोले बेचना ही नहीं है। आज हाँ खेलने दो, बच्चों को खेलने दो, नहीं उसे खेलने दो। इतना छोटा बच्चा अगर हिंदी कविता सुनने आया तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। क्या बात, वाह।
और इसको जितना भी समझ में आएगा तो मैं अक्सर कहता हूं, अगर संस्कृति बचानी है तो इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो और किताबें दे दो। वाह वाह। और मेरी बात मानिए, आप भी घर जाइए और किताबें पढ़िए। मेरी इस बात को ले जाना, क्योंकि किताबों की बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती है। वाह वाह। और किताबें गिर के टूटती नहीं है, इसलिए किताबें पढ़िए। जो छपे हुए अक्षरों से हमारा ज्ञान है वो बहुत जरूरी है। और किताबें पढ़िए और आपस में बातचीत कीजिए, सिर्फ मैसेजेस पे मत रहिए। मैसेजेस पे रहेंगे जिंदगी नहीं बचेगी। बात करिए। पति पत्नी की शादी हुई, शादी के बाद पति ने पत्नी को पूछा कि बता कहां चले हनीमून पे? बोले ततमील तले। बात करो। बात नहीं करोगे तो यही हो सकता है। इसलिए मैसेजेस मत करो, बात करो। जीवन में बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने लिखा था कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। वाह। 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। भाई क्या बात है। वाह वाह वाह। हमारे पास जब सब कुछ नहीं था प्रताप भाई, तब बहुत कुछ था। अब सब कुछ हो गया, तब कुछ नहीं है। तब मुमताज नसीम कैसे ये प्रेम करो, और कैसे करें? प्रेम क्या कोई एक ही आदमी के करने की प्रक्रिया है? प्रेम के लिए कैरम की तरह या 2 पार्टनर चाहिए। प्रेम कैसे करे मतलब आदमी? और प्रेम पे मेरा विश्वास भी नहीं है। ये मुमताज नसीम ने कहा कि सजना भूल गई। मैं कभी भरोसा नहीं करता, और आपसे भी निवेदन करता हूं, हम मर्दों का भरोसा करना मत। हम बहुत 2 कौड़ी के लोग होते हैं। हाँ। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं हम। और प्रेम में मैं तो भरोसा ही नहीं करता। मेरी पड़ोसियों ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। मैंने कहा 29 का पहाड़ा सुना। 1 सेकंड में निकल गई वो, तुरंत प्रेम तिरोहित हो गया। इसलिए इस प्रेम के चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। आदमी को वही करना चाहिए जो हमारे आसपास है। मैंने कहा आगरा में उस ऑटो वाले को, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा? बोले बेचना ही नहीं है। मैंने कहा चलने का? बोले 300 रुपए। मैंने कहा 200 में ले जा। बोले 200 में कौन ले जाएगा? मैंने कहा बैठ पीछे। भाई तेरी प्रॉब्लम ये है ना, कौन ले जाएगा? मैं ले जाता हूं। मैं मारवाड़ी आदमी हूं, मैं जानता हूं कैसे बचाना। और इसलिए जानता हूं, हमारे पिताजी ऐसे थे प्रताप भाई। हमारे पिताजी कमाल के थे। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, गणित, बोले खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अब वो मैथमेटिक्स में मालूम है आपको, उदाहरण देते हैं, 100 इधर दिया, 200 इधर दिया। तो पिताजी, उन्होंने उदाहरण दिया कि तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए हैं, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। हो ही नहीं सकता। बोले पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं दे। मेरे घर पे लोग स्विमिंग पूल के लिए कुछ मांगना है, उन्होंने 2 बाल्टी पानी दिया। अच्छा, मेरे चाचा जी तो उनसे भी महान, उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दी। बोले कहीं से तो शुरू करेगा कि नहीं करेगा? तो एक से बढ़कर एक लोग हैं हमारे यहां। लेकिन टाइम में देखता जा रहा हूं। कितना टाइम है दीप भाई, मुझे बताते रहना। चलो प्रताप भाई। अरे हाँ, आप देखिए प्रताप भाई, कोई राजनेता और वो भी सरकार में मंत्री हिंदी कवि सम्मेलन में व्यंग्यकारों के बीच में बैठ के अगर पूरा सुने तो समझ लेना चाहिए कि उसमें कितनी हिम्मत है और कितना प्यार है। मतलब उसमें कहने की बात ही नहीं। ये मैं सच बता रहा हूं साहब, ये कहने की बात ही नहीं, क्योंकि ये खुद इनको नहीं पता होता क्या करते हैं। ये कुछ तो इतनी लंबी लंबी सुनाते हैं कि मालूम ही नहीं है। एक कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि कोई 95 साल के थे। ये अशोक चारण ने इतनी लंबी सुनाई, फिर वो थे। वहीं से निकाला उनको। इसको ले गए कोर्ट में। जज ने कहा क्या किया? बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि निकल गए। बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छा। ये देखो, ये दिमाग की बात है। ये दिमाग की बात है ना। हम लोग फांसी, और ये इतना ऐसा आदमी है कर रहा है। मतलब आप इसकी शक्ल देखो यार। ये तो इतना पैसे बचाने में माहिर है साहब। घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देता है। हनीमून पे अकेला ही चला गया। बोले एक ही टिकट लगेगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आएगा, इतना बचाता है प्रताप भाई, इसके घर में डेटॉल की शीशी फूट गई, इसने उंगली काट ली। वेस्ट नहीं होना चाहिए।
डुबाता रहा बैठ के। ये कमाल बहुत अद्भुत है। हाँ क्या? हाँ नहीं, ये ऐसा थोड़ी, हमारे यहाँ तो कोई लोग समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ गांव में शादी की बीवी को शादी के पहले बहुत कहा कि मैं तुझे चांद दूंगा, तारे दूंगा, दोनों नहीं ला पाया, तो औलाद का नाम ताराचंद रख दिया। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतनी संख्या में आप लोग आए तो मुझे कहानी मेरी याद आ गई। यकीन मानिए साहब, एक उसके पहले 4 पंक्तियां सुनाता हूं। प्रताप भाई, लोग कहते हैं ना, जब आप कह रहे थे इस देश ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं बहुत छोटे छोटे गांवों में पला बड़ा हूं, जहां अंग्रेजी का ABCD भी 6ठी क्लास में सीखा था हमने। बहुत छोटे गांवों में पला बड़ा, जहां कुछ आबादी 1000, 1500, 2000, 5000, उसके बाद किसी बड़े कस्बे में आया, और वहां से लेके यहां तक पहुंचा कि इन्होंने हाईएस्ट पेड पोएट कह रहे थे, सबसे ज्यादा पैसे लेता। हाँ, छाती ठोक के लेता हूं और लूंगा, और इसलिए लूंगा कि जिस देश में कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिलते हैं, कलम उठाने वालों को उनसे ज्यादा मिलने चाहिए। वाह, क्या बात। और ये हिम्मत है। लोग मुझे कहते हैं वहां से निकल के आया साहब, अलग अलग टेलीविजन एपिसोड्स किए, 5000 एपिसोड्स अलग अलग प्रोग्रामों के आज भी कर रहा हूं, और हिंदी कवि सम्मेलन ने वहां पहुंचा दिया। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, तब भी लोग कहते हैं कि साहब क्या होगा लिखने से, कुछ बदलेगा थोड़ी। तब कहते हैं कि क्या किया आपने, तब मैं अपनी 4 पंक्तियां बताता हूं क्या किया हमने, तब मैं बताता हूं। सबसे बड़ी बात वो इसलिए बताता हूं कि इस दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई, इस दुनिया में जितने पुनर्जागरण हुए, इस दुनिया में जितने परिवर्तन हुए, वो किसी तोप तमंचे तलवार के बूते नहीं, कलम के बूते पे हुए हैं। क्या बात। तब कलम वालों ने क्या किया मैं बताता हूं कि आप कहते रहिए क्या हमारे ख्यालात में रखा है, आप कहते रहिए क्या हमारे ख्यालात में रखा है। हाँ, कुछ नहीं हमारे जज्बात में रखा है, और कुछ रखा हो ना रखा हो, हम कलम वालों ने लाखों को अपनी औकात में रखा है। वाह वाह वाह। और आज के जमाने में प्रताप भाई, जब मुझे इतनी खुशी है, आपने हजारों की संख्या में ये संस्कृति और कला का सही में ये फेस्टिवल है, जहां आपने कविता का और साहित्य का कार्यक्रम किया है। जब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि जब पति पत्नी और परिवार वाले साथ बैठ के स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे गालियां सुनते हैं, और उन गालियों पे हंसते हैं, उन गालियों पे खुश होते हैं, वहां तब मैं कहता हूं हमारे पास क्या है कि हम साधारण से धरती पुत्र, हम में ना हीरे जड़े हुए हैं, हम साधारण से धरती पुत्र, हम में ना हीरे जड़े हुए हैं। गौरव है इस बात का कि भाषा की छाया में बड़े हुए हैं, इसीलिए भारत की धरती पर जज्बात लेकर अड़े हुए हैं, और गाली से ताली नहीं चाहिए, कविता लेके खड़े हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, वही वाह। और हमारी देश की वो संस्कृति है जो गाली क्यों दी जाए साहब, और हम लोग तो वैसे भी गाली क्यों देनी। मैं एक बार बंबई से जा रहा था सूरत ट्रेन में, तो वापी पे मैं कोई मैगजीन लेने के लिए उतरा, वापस आया, मेरी सीट पे एक भाई साहब बैठे हुए थे। मैं चाहता तो गाली दे सकता था, पर ना, हमारी संस्कृति नहीं है गाली देने की। मेरी सीट, उस पे भाई साहब बैठे हुए। मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैंने कहा क्या नाम है आपका? बोले कांति भाई। मैंने कहा बहुत अच्छा कांति भाई। पिताजी का नाम? बोले शांति भाई। मैंने कहा बहुत बढ़िया शांति भाई, ये सीट शांति भाई की नहीं है। मुझे मालूम है आपको आज समझ में नहीं आएगा, अगले को भी 3 डब्बे बाद ही समझ में आएगा। भाई क्यों देनी गाली, जब इनडायरेक्टली काम चल रहा है तो गाली देने का क्यों? पर लोग काम, तू फोन पे क्या देख रहा है इस वक्त? इस वक्त किसके मैसेज आ रहे हैं तुझे? तेरी तो शक्ल भी ऐसी नहीं है। हैं? अच्छा यहां बैठी हुई है? अरे क्या बात है, इनकी एक टीचर यहां बैठी है जिन्होंने 4थी क्लास में इसे पढ़ाया था, और वो यहां बैठी हुई है। बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम है मैडम का? अलका जैन जी। अलका जैन जी, आप जहां भी बैठी हो, हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं। कहां बैठी हुई यहां? अच्छा आप वहां पे खड़ी हुई। नमस्कार, आपको प्रणाम करना चाहते हैं। अच्छा हुआ आपने 4थी तक, उसके बाद फिर काश आप आगे रहती तो कुछ और भी कर पाता, वरना भाई 4थी तक ही अटक गया। क्योंकि देखो इज्जत होती है आदमी की, इसने बहुत इज्जत कमाई अलका जी आपके पढ़ाने के बाद। लोग कैसे इज्जत कमाते हैं? मैंने संजय झाला से पूछा, साहब मैंने इतनी इज्जत कमाई है कि आज पूरी दुनिया में मुझे इतने पुरस्कार मिले हैं। गोविंद राठिया ने कहा, साहब मैंने इतनी इज्जत कमाई है कि मैं अमेरिका तक कविता पढ़ने गया हूँ। पार्थ तमीन बोला, भाई साहब इज्जत तो मैंने कमाई है, इतनी इज्जत है कि मोहल्ले में किसी बच्चे को रॉकेट छोड़ना होता तो मुझे आके पूछता है बोतल है भाई साहब। ये इज्जत। हाँ नहीं, अच्छा पढ़ाने वाले बैठे तो होना ही चाहिए यार, इसमें क्या हुआ।
पढ़ाने वाले होते, जैसे संजय झाला जिस वक्त स्कूल में था, पढ़ता तो क्या था तो अपने जो ऐसे राइटिंग होता ना, निबंध इसको लिखने को देते थे, किसी भी विषय पे लिखने को दो, ये लिखता भैंस पर ही था। 4 लाइनें फिक्स रटी हुई थी। भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगे होती है, भैंस हमें दूध देती है, भैंस बहुत उपजाऊ प्राणी है। तो टीचर बड़े परेशान, इसको कैसे सुधारें। तो एक टीचर आए, बोले साहब मैं सुधार दूंगा। उन्होंने कहा ऐसा विषय दूंगा कि लिख ही नहीं पाएगा। उन्होंने विषय दिया कुतुब मीनार, अब लिख कुतुब मीनार पे। अब इसने कुतुब मीनार पे लिखना शुरू किया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग क्या। लेकिन साहब इन लोगों ने कठिन रास्ता चुना है। अपने घरों से बाहर रहते हैं, घर वालों से कम मिलते हैं, आप लोगों से ज्यादा मिलते हैं और देश की बात करते हैं। तब 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि क्या है ये लोग, के टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। क्या ये जो वतन, वाह 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 वाह, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए मुझे एग्जैक्ट बताना टाइम, मैं उस हिसाब से चुनता हूं क्या कविता सुनाऊं अगली। है जी, मिस करते हो आज नहीं यार, वो बहुत लंबी कविता है, वो फिर अगली बार आके सुनाऊंगा। लेकिन एक हिंदी कवि के लिए इससे बड़ा प्यार कोई नहीं हो सकता कि लोगों को उसकी कविताएं याद हो। वाह। और आपको मेरी कविताएं याद है। पीछे कोई आए थे कि माँ सुना दीजिए, ये सुना दीजिए। मैं आपको क्या सुनाऊं, बच्चे दूंगा या माँ सुना दूं? माँ, चलिए ये बंद कर दीजिए ना, मोबाइल बंद कर दीजिए ना, थोड़ा मुझे इससे दिक्कत होती है। और एक तो फ्लैश के पीछे पता भी नहीं चलता भाई साहब है कि भाभी जी है। कहूं भी क्या, भाई साहब कहूं, भाभी जी कहूं, दिक्कत हो जाती है। हमारे प्रोग्रामों में ऐसा होता है। लेकिन बहुत बढ़िया प्रताप भाई, आपने इतना शानदार आयोजन कराया और इतने सारे लोगों को, इतने हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मीरा भाईंदर का ये प्यार जो है वो अद्भुत है। लेकिन जितनी माताएं यहाँ बैठी है उनसे बात करते हुए कविता शुरू करते हैं। क्या बात है, बहुत स्वागत है। चले, इस कविता का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सास, वहां एक शहर है ह्यूस्टन। अब आप सुना, नाम सुना है आपने ह्यूस्टन या टेक्सास, नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना तो हां भरो। अपन हिंदुस्तानी है, अपने को कोई चीज नहीं भी पता तो हां भरने की। गाड़ी में एसी नहीं हो तो भी चारों कांच बंद रखो, अंदर भले पसीना पहुंचते रहो, बाहर वाले को लगना चाहिए कि एसी है। अपना ऐसा हिसाब ऐसा रहना चाहिए। नहीं भी पता तो हां भरो ना। अपन तो ऐसे ही करो, अरे अभी याद था, यहाँ कुछ नहीं, हां भरो। टेक्सास में एक शहर ह्यूस्टन। प्रताप भाई मैं कविता पाठ कर रहा था, मुझे क्यों लिखनी पड़ी ये कविता मैं सुनाता हूं। जब काव्य पाठ कर रहा था तो काव्य पाठ करके बैठा तो एक लड़का मुझसे आके मिला कि शैलेश भाई माइक पे खड़े होकर बहुत तारीफ करते हो, मेरा हिंदुस्तान ये है, मेरा हिंदुस्तान वो है, मेरा देश महान है, आखिर रखा क्या है तुम्हारे मुल्क में? मेरे मन को साहब भाला लगा, मेरे मन को इतनी पीड़ा हुई कि पूछिए मत। वो मुझे ये कह रहा है कि मेरे देश में क्या रखा है। आप मेरी पीड़ा से जुड़ना। मुझे पीड़ा इस बात से नहीं थी कि मुझे ये कह रहा है कि तुम्हारे मुल्क में क्या रखा है। ये तो उसकी मासूमियत, बेवकूफी हो सकती है। लेकिन पीड़ा जो ज्यादा हुई वो इस बात की हुई, इस बात की पीड़ा थी जो ये कहे कि तुम्हारे मुल्क में क्या रखा है। लेकिन पीड़ा इस बात की ज्यादा थी कि कहने वाला लड़का एक हिंदुस्तानी था, एक हिंदुस्तानी जिसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बह रहा हो। वो अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चला जाए और वहां जाके अपने मुल्क वाले से ये कहे कि तेरे मुल्क में क्या रखा है। तब एक कहानी से बात जोड़ता हूं कि क्यों लिखनी पड़ी मुझे ये कविता। कहानी सिर्फ इतनी है कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। निर्जीव चीजें भी बात करती है, लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। तो लोहे ने सोने से कहा, बातचीत शुरू हुई। तो सोने ने लोहे से बातचीत शुरू की और सोने ने लोहे से कहा कि यार लोहे तू लोहा है, मैं सोना हूं। तुझे लोहार बनाने के पहले ठोकता पीटता है। आप पढ़े लिखे लोग, आप जानते हैं हम लोहा पहले आग में तपाते हैं, फिर उसको ठोकते पीटते हैं। और सुनार भी मुझे ठोकता पीटता है बनाने के पहले। लेकिन एक आवाज, मत लगाओ ना, मत करो ना यार, क्या करोगे इस रिकॉर्डिंग का, छोड़ दो ना, सुन लो, देख लो। जी नहीं रहे हो आप, जिंदगी जी लो भाई, इस क्षण में रहो। इस क्षण में रहना बहुत जरूरी है। हम इस क्षण में रह ही नहीं रहे। देख लो भाई, फिर ये यादें रखो। यहां पे जिंदगी में एक बात याद रखना साहब, अतीत अगर दुखदाई भी हो ना
तो याद करने पे हमेशा सुख ही देता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए इसको याद करो कि हम क्या वहां बात, गए बहुत थे। सुंदर बहुत सुंदर। तो लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो सोने लोहे से कहा, यार तू लोहा है, मैं सोना हूं। लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, लेकिन मैं आवाज नहीं करता, मैं चुपचाप रहता हूं। तू इतनी आवाज क्यों करता है? तो लोहे ने जवाब दिया, वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा, तू ठीक कहता है सोने, सोनार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, लोहार मुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, और जिस हथौड़ी से ठोकता पीटता है वो हथौड़ी लोहे की, और मैं खुद लोहा हूं, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही है। क्या बात है, वाह वाह। तो ये अपने को अपने के पीटी गई चीख की कविता है। तब सुनाता हूं हमारा मुल्क क्या है साहब, हमारा मुल्क कमाल का है। ऐसे ऐसे नेता हैं जो आटा भी लीटर में बेचते हैं। लीटर में मिलता है, कमाल है। ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो 61 पे लड़ती है, 6 आती हैं, कई है। तब सुनाता हूं हमारे देश में क्या है। बात कहां से शुरू करता है। अमेरिकन परिवार में एक लड़का आया और आते ही अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे। ये बेटा बाप से बात कर रहा है। कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये बेटा बाप से बात कर रहा है हिंदुस्तान में। आप कल्पना करके देखो, अमेरिका। एक तो अंग्रेजी साहब, मैं इन माओं को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को पीट पीट के अंग्रेजी मत बुलवाओ। ये जो आजकल की माँ है ना, यह हमारी इतनी खूबसूरत भाषा है, मराठी जैसी इतनी लालित्यपूर्ण भाषा, इतनी अद्भुत साहित्यिक भाषा, जिसमें जो रचा गया, जिसे सुनो तो कानों में शहद घुलता है, ऐसा शहद घुलता है। आज संस्कृत के इतने शब्द बोले। हमारी सारी आंचलिक भाषाएं, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, ढूंढारी हो, जो हमारी अपनी भाषा है, उनका सौंदर्य कितना अद्भुत है। अंग्रेजी जरूरी है, अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, लेकिन मैं एक बात याद करके ले जाइए कि इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और हमारी ये माए पीट पीट के, नो बेटा नो, नो बेटा ईटी ईटी करो, ईटी ईटी करो नहीं तो पापा बीटेंगे, ईटी ईटी करो नहीं तो पापा बीटेंगे। ओनली 2 बिस्किट बेटा, नो नो, ओनली 2 बिस्किट, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में। भाषा गई हैंड बैंड में। 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में। कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये बेटा बाप से बात कर रहा है। कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। पिता बोले, ओके डोंट गेट टेंस, थिंक शी वाज नॉनसेंस एंड चेंज हर। सुनना, तेरे को क्या हूं समझ में आया क्या अंग्रेजी? तेरी अंग्रेजी क्या हमें पता नहीं है क्या? इसकी अंग्रेजी तो महान है। इसके पड़ोस में एक आदमी एकदम बेहोश हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ संजय, कैसे हुआ? पता नहीं, अभी तक तो सेंस में थे, सडनली नॉनसेंस हो गए। ये तो भाई ऐसा अंग्रेज है, इसका क्या करो? तो अलग अलग अंग्रेजी है, अपने काम चलाओ, लेकिन अंग्रेजी में मुसीबत कोई दिक्कत नहीं है ना? कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। पिता बोले, ओके ओके डोंट गेट टेंस, जस्ट थिंक शी वाज नॉनसेंस एंड चेंज हर। और मैंने कहा, गजब का बाप है, अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा, और दूसरी लड़की, वाह बहुत अच्छे। मैं आपके साहित्यिक ज्ञान को प्रणाम करता हूं। आपने ये जो संवेद स्वर में जो शब्द बोला है, पटा, हमारी भाषा आपके लिए सदैव ऋणी रहेगी। क्या अद्भुत शब्द सौंपा है, पटा। अच्छा, मैं किसी और शब्द का भी प्रयोग कर लेता, लेकिन जब मीरा भाईंदर की जनता ने स्वयं यह शब्द सौंप दिया प्रताप भाई, तब इसी का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस शब्द का कोई मुकाबला भी नहीं है ही नहीं। जो टाइम टेबल, जो मेहनत, जो परिश्रम पटाने में है, वो किसी और शब्द में आ ही नहीं सकती। अंग्रेजी हमारा क्या मुकाबला करेगी साहब? अंग्रेजी का कोई शब्द ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अंग्रेजी को कहा, तुम हमारा मुकाबला क्या करोगे? बोले क्यों? मैंने कहा, तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? बोले फेस। मैंने कहा, थोबड़ा। ना तू ट्रांसलेट कर। मैंने कहा, तुम पत्नी को अंग्रेजी में क्या बोलते? बोले वाइफ। मैंने कहा, लुगाई। ट्रांसलेट तो करना, कोई वर्ड ला सकता है क्या? मैंने कहा, तुम्हारे यहां कुछ ये होता है ना, मतलब अंग्रेजी का मुकाबला करने का। मैंने कहा, करो ना। मैंने कहा, हमारी पत्नी रोज उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है,
तू उसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दे, मैं गुलाम हो जाऊंगा तेरा। बोले क्या बोलती है? बोलती है मैंने कहा तुझसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लिए हैं। मैंने कहा लाख कर्म और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता कर्म और ठोक। क्या मुकाबला करेंगे अंग्रेजी हमारा? हमारी ट्रक के पीछे लिखा रहता है ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। अब तू कर जिगर के फूल का ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा? फ्लावर ऑफ लिवर? क्या लिखेगा क्या तू? ये कोई अंग्रेजी? पर मेरे को अंग्रेजी में माताओं बहनों आपसे फिर एक निवेदन है, मैं रो रो के कह रहा हूं। हाँ नहीं करूंगा, मैं रो रो के कह रहा हूं। मैं अंग्रेज इनको आजकल बात करते हुए फोन पे सुनता हूं, प्रताप भाई बेबी खाना खा लिया? बेबी? अरे पति है तुम्हारा यार, शर्म करो थोड़ी। बेबी? फिर वो 88 किलो का बेबी पेट निकाला हुआ बाहर आता है। मैंने कहा इसके आगे एलिफेंट और लिख लो बेबी। और ऐसा ही बेबी है तो गोद ले लो, गुलू 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 बेबी। और आजकल तो बाबू। बाबू कहाँ हो बाबू? हाँ तो एक लड़की वहां मैंने खड़ा हो गई आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो अंदर उसने कहा जो बैठा था क्लर्क, बोले बाबू के पास जाओ वो बनाएगा। तो बाहर आके अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है, बाबू तुम आधार कार्ड भी बनाते हो? ये बहुत अच्छा। Come on dad, तो मैं इसी शब्द का प्रयोग कर लेता हूँ। Come on dad, what a bad day, I just wanna change my girlfriend। पिता बोले okay don't get tense, just think she was nonsense and change her। मैंने कहा गजब का बाप है, अपने बेटे को खुद कह रहा है सारी चिंता हटा दूसरी लड़की। मैंने कहा यार खुदा मुझको भी यही अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता? मुझको भी यही अमेरिका भेज देता। अब जैसे अमेरिका वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे प्रताप भाई? हमने जो आविष्कार किए वो कर सकते हैं क्या? वो बोले हमने मोबाइल फोन बनाया, हमने सिम बना दिया, हमने उसमें बैलेंस बनाया, तुमने क्या बनाया? मैंने कहा मिस्ड कॉल का आविष्कार तेरे बाप ने किया था, बता। ये हमारा घंटी दो और छोड़ दो, अगला टेंशन में। एक आविष्कार ऐसा है जो हिंदुस्तान में सिर्फ हमारा है, जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं आप सब लोग 1/2 सूट, ये अपना आविष्कार है। अपन हमेशा 1/2 ही मंगाते हैं, मालूम है जब आधे आधे की जगह पौन आएगा, जब एक की जगह 1.5 मिलेगा तो क्यों मंगाए 2? 1/2, ये अपना आविष्कार। Come on dad, what a bad day, I just wanna change my girlfriend। पिता बोलोगे thank, no change, problem, change it। मैंने कहा गजब का बाप है, अपने को भी यही अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता? ए खुदा, ए भगवान, अपने को भी अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता? हमेशा यहाँ पे गुलछर्रे उड़ाते, नई नई लड़कियां घुमाते, वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसीलिए कूटते थे कि बताना होता था कि मैं तेरा बाप हूं। हिंदुस्तानी बाप का मूलभूत अधिकार, औलाद को बिना कारण ठोको, कारण पूछे तो 3 बार और ठोको। मुझे 5वीं क्लास में, चौथी के बाद मैं गया था कल्पना जी, 5वीं क्लास में मुझसे पूछा कि मारपीट का पर्यायवाची बताओ। मैंने कहा श्री श्याम सिंह साहब लोढ़ा। हमारे तो बड़े ही ऐसे हुए। मैंने कहा हिंदुस्तान में हमारे पिताजी, हमारा तो ऐसा सिस्टम था साहब। मेरा एक पड़ोस में एक आदमी था, वो अपने बच्चों को दे धमाधम पीटे जा रहा। मैंने कहा क्यों पीट रहे हो? यार मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं परसों लौट के आऊंगा और कल इसका रिजल्ट आ रहा है। इसके कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये भी अपने बच्चे को कूटे जा रहा, इतना ट्यूशन लगवाता हूं, नंबर नहीं लाता। बच्चा रोते हुए मेरे पास आया, तो मैंने कहा सही बात है यार बेटा, बाप तो मारेंगे ही, ट्यूशन भेज रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, नंबर लाया कर। बोले मैडम का नंबर मांग रहे हैं। तो क्या बात है हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसीलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। खुदा मुझको भी अमेरिका भेज देता तो कितना मजा आता। अच्छा, दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। एक लड़की आई, वहां से कहने लगी मॉम आई जस्ट कांट लिव विद दैट गाय हुम आई लिविंग फॉर 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया। मैंने कहा कह रही है कि मैं उसके साथ से नहीं 2 साल, अब उसके साथ नहीं रहूंगी 2 साल, अब के उसके साथ नहीं रहूंगी जिसके साथ 2 साल से रह रही थी अकेली, न कोई दोस्त न कोई सहेली। एक लड़के के साथ 2 साल से रह रही थी अकेली, बिना शादी के, ना कोई दोस्त न तो सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। हम इनसे कितना पीछे हैं, अमेरिका से कितना नीचे हैं। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और यहाँ के मजे उठाना चाहिए। अब वो बात शुरू करता हूं जिसके लिए मैंने चित्र बुने। अब वो बात शुरू करता हूं जिसके लिए सारे चित्र मैंने बुने कि क्या है मेरे पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है साहब, जो मेरे पास है, आपके पास है, हम सबके पास है। और आखिरी पंक्ति में दावा है मेरा
आपको अपनी कुर्सियों से नहीं खड़ा कर दिया तो भूल जाइएगा कि प्रताप भाई ने शैलेश लोढ़ा को यहाँ बुलाया था और मैं यहाँ आया था क्योंकि मेरे देश के पास है, वो किसी और के पास हो नहीं सकता साहब। तब मैं कहता हूं कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए। हम अमेरिका से कितना नीचे हैं, कितना पीछे हैं। ये आइडिया मैंने अमेरिका में रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया। ये आइडिया मैंने अमेरिका में रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे, बेटा ये बातें, ये रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची है, लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम, ऊपर से हम हंसते भीतर कितना रोते हैं, इन आंखों से आंसू रिश्ते हैं। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा। ये मेरा मुल्क है साहब। ये मुल्क है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली छक्का मारते हैं तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ मिलकर उनके लिए तालियां बजाता है। जब हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप उठाती है तो ये देश मिलकर तालियां बजाता है। ये देश सिंधु साक्षी तंवर के लिए तालियां बजाता है। ये हमारा देश है साहब। ये कल्पना चावला की आगे बढ़ता है। ये हमारा देश है, ये अद्भुत देश है, हमारे ये देश है। तब मैं कहना चाहता हूं कि छत नहीं रहती। उस बुजुर्ग जोड़े की बात सुन के बाद मेरी एक पंक्ति मुझे याद आती है, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। तब कहना चाहता हूं। तो आप कहने लगे, बात बेटा बात तो बहुत सच्ची है, लगती भी खूब अच्छी है। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। और मुझे जो तर्क दिए वो सुनना, आखिरी पंक्तियों की ओर बढ़ रहा हूं। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे तुम्हारे वहां अगर बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। वाह 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 वाह। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा पर बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। अब क्या करो साहब, तमीज भी क्या रखो। ये आजकल के बच्चे पांव भी ऐसे छूते हैं, यूं मतलब घुटनों से भी ऊपर, नीचे तक भी छूते नहीं है साहब। तब में लेकिन हमारे यहां तो है, ये अपने पिताजी के पांव छू रहा था साहब, बीड़ी का बंडल गिर गया जेब से। तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे यहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। और बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। दोस्तों, आप दुनिया भर में घूमे होंगे साहब। मैं एक कवि होने के नाते इस दुनिया में, ग्लोब पे 203 देश हैं लगभग। प्रताप भाई 203 देश। एक कवि होने के नाते सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां मैंने परफॉर्म नहीं किया, बाकी दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में जाके परफॉर्म किया। और इतने सारे देशों में घूमा और इतने सारे देशों में आप भी घूमे होंगे और आप निश्चित घूमे होंगे सारे लोग। इतने सारे देशों में घूमने के बाद एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे साहब 203 देश, लेकिन सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं। वो मुल्क हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। वाह वाह। इसलिए इस परंपरा को बचा के रखना। बच्चे जब पांव छुए तो रोको मत, छूने दो उन्हें पता चले कि इस बाप के पांव में कितने छाले हैं जिसकी वजह से तुम यहां तक आए हो। हाय हाय, अरे उन्हें वाह, पता वाह। चलना चाहिए। उन बच्चों को अपने दादा नाना के पास बैठा हो, आजोबा के पास बैठे, वो बात करें। क्योंकि दादा की जिंदगी, एक पोते की जिंदगी का प्रथम मित्र दादा होता है। वाह। और दादा की जिंदगी का अंतिम मित्र पोता होता है। क्या बात है, वाह। बहन जब विदा होती है तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं। घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में तो दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में। आंखों में धुआं है, चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। मैंने कविता नहीं लिखी, आखिरी पंक्ति सौंप रहा हूं साहब। और दावा करता हूं साहब, और वादा भी करता हूं आपसे, अगर आपकी शिराओं में हिंदुस्तान अगर रक्त बन के दौड़ता होगा ना तो आप मुझे बताएंगे कि मेरे मुल्क के पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास है नहीं। और मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। मैंने अभिधा में लिखा, अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये वो मुल्क है जहां सबसे पहले सूरज उगा करता है। मैंने ये नहीं लिखा कि कश्मीर की क्यारी में शोणित उगता है, क्योंकि हम जानते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वाभिमान का देश है, क्योंकि हम ये जानते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि भगत सिंह यहाँ पे फांसी का फंदा चूम लेते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि चंद्रशेखर आजाद अपनी माउजर को चूम लेते हैं लेकिन ब्रिटिश के हाथ नहीं आते, क्योंकि हम ये जानते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि यहाँ पे
यहां पे गुरु अपने बच्चों को दीवार में चुनवा देते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं, लेकिन किस वजह से होता है इस मुल्क में, ये वो एक पंक्ति में सौंपता हूं। और इस एक पंक्ति में आज के कार्यक्रम के इस उत्सव में जो प्रताप सरनाईक जी ने जो संस्कृति का उत्सव कराया है, इस मंच से आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे मुल्क के पास क्या है जो दुनिया के पास नहीं है। मत भागिए ना पश्चिम की ओर, आप उस संस्कृति से क्या मिल जाएगा। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों उब जाता है। पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके सूरज भी डूब जाता है। वाह, तब लिखता हूं कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या आखिरी पंक्ति दे रहा हूं, बात में दोस्त हम हैं, हम तो सिर्फ हम हैं। क्या नहीं है मेरे मुल्क में, आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है दुनिया भर में। साहब तराजू के 2 पलड़े लीजिए और तराजू के एक पलड़े में दुनिया भर का धन, वैभव, यश, संपदा, कीर्ति, सोना सब कुछ रख दीजिए, और तराजू के दूसरे पलड़े में रखा वो शब्द जो आपके घर आंगन में पलता है, जो आपकी शिराओं में पलता है, जो आपकी धमनियों में दौड़ता है, जो आपके बच्चों की आंखों में चमकता है, जो बहन के हाथों में राखी के धागे में बनता है, जो होली के रंगों में होता है, जो दिवाली के पटाखों के अंदर है, जो दिवाली के दीपक में है, जो पूजन में है, जो आरती में है, जो घंटियों के स्वर में है, जो नाद में है, जो गाय माता में है, जो किसान के हल में है, जो उगते हुए अनाज में है, वो शब्द सौंपता हूं आपको कि मेरे पास क्या है जो दुनिया के पास नहीं है। कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले ही आंखों में धुआं और चेहरों में गुबार है, दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न औषधि है, न चमक है, न दमक है, न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। वाह वाह मेरे वाह, देश में क्या बात। संस्कार।